ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान का ये पार्ट नंबर 16 करते हैं, जो आर्टिकल आ जाएंगे 330 से और 342 तक। यानी कि इसमें हमारे टॉपिक होंगे अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग। इसी में हम एंग्लो इंडियन समुदाय भी पढ़ेंगे कि एंग्लो इंडियंस किसे कहते हैं, जिसे लोकसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं। हालांकि अब तो प्रोविज़न ख़त्म कर दिया गया, तो ये सारे आर्टिकल्स करते हैं। देखना, पहले जो हमने ये किए हैं सारे पार्ट्स 15 तक तो रेगुलर हुए हैं, और इसके बाद में हमें कुछ इम्पोर्टेंट कुछ पार्ट्स थे या आर्टिकल वो करने थे, लेकिन बस सभी कर रहे हैं, है ना। इसके बाद ये बचेगा आपातकाल आ जाएगा या फिर अनुसूचियाँ, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा कोर्स। खैर, तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या होगा, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। विशेष वर्गों के लिए, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, है ना। स्पेसिफिक कुछ प्रोविजंस होंगे, यानी कि पार्ट आ जाएगा हमारे भाग नंबर 16 और अनुच्छेद कहाँ से हो जाएंगे, अनुच्छेद 330 से और 342 तक, है ना। क्या क्या आएगा इसमें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, उन सब के बारे में। तो एक एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियन, और एससी और एसटी के बारे में, और बीसी का ये इसको बैकवर्ड क्लास या ओबीसी, ये नाम कब चेंज हुआ था आपको बताएंगे इनके बारे में। तो पहले आप एंग्लो इंडियन समझिए, एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं। देखना, आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य, आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्य होंगे जो कभी यूरोप के देश, जैसे ब्रिटेन है वहाँ पर, है ना, ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो ब्रिटेन या इंग्लैंड के नागरिक रहे हों और बाद में उन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की हो, वो क्या हो जाएंगे, एंग्लो इंडियन। तो अब से पहले ऐसा प्रावधान था 2019 से पहले कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे। कितने सदस्य होते थे, वो 2 सदस्य। और राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं, यानी कि उसका जो पहला सदन होगा, प्रथम सदन विधानसभा, विधानसभा में 1 से अनधिक एंग्लो इंडियन के सदस्यों को राज्यपाल महोदय मनोनीत कर सकेंगे। ये जरूरी नहीं कि वो मनोनीत ही करे हर बार, है ना। वो देखते हैं प्रतिनिधित्व उनका पर्याप्त है या नहीं है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सबसे पहले कौन हुए थे, फ्रैंक एंथनी, 1952 के जो मंत्रिमंडल बना था, फ्रैंक एंथनी प्रथम एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य एज ए एमपी मनोनीत किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे। लेकिन अब ये 25 जनवरी 2019 के बाद में ये प्रोविज़न समाप्त कर दिया गया, है ना, चूँकि अपडेट होता रहता है। लेकिन सरकारी पदों में भी इनको रिजर्वेशन, आरक्षण की सुविधा है कि। खैर, एंग्लो इंडियन कौन होंगे, एक लाइन में अगर देखें, जो पहले ब्रिटेन के नागरिक हों और बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली हो। पहले कहाँ के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड, और बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की हो। एससी और एसटी, इसके बारे में देखिए। एससी एसटी आयोग तो अनुच्छेद 338 में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो परिभाषा है ये 366 में दी गई है। देखना, एससी और एसटी ऐसे कुछ दुर्गम क्षेत्र हैं भारत में जो, जहाँ पर एक तो उनकी संस्कृति अलग है और उनका भौगोलिक विच्छेदन है कि, यानी कि जो भौगोलिक सीमा है उससे कहीं दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, उनके आय के संसाधन उचित नहीं होते, उनकी संस्कृति अलग होती है, वो ना इस सामाजिकता या मुख्य धारा से वो अलग रहते हैं, उनके रीति रिवाज, कस्टम, परंपराएं सब अलग होती हैं, आर्थिक रूप से वो पिछड़े हुए लोग होते हैं। तो अगर एक लाइन में आए कि किसी समुदाय को एससी या एसटी में शामिल करना है, किसका अधिकार है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय ऐसा करेंगे। लेकिन अगर किसी राज्य में कोई समुदाय विशेष जिसको एससी या एसटी में शामिल करना है, इसकी रिकमेंडेशन, इसकी सिफारिश राज्यपाल महोदय करते हैं, और राज्यपाल महोदय किससे करते हैं, राष्ट्रपति से करते हैं। फिर राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को संसद के पास भेजते हैं। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में आ जाएं, राज्यपाल भी या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति महोदय या संसद, इसमें हम आंसर राष्ट्रपति लगाएंगे कि कोई भी जो समुदाय होगा इसको एससी एसटी या ओबीसी में रखने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति महोदय का। ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, वर्तमान में जैसे 1203 या 1204 के आसपास जनजातियाँ हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो लिस्टेड हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर राष्ट्रपति महोदय आ जाएगा। ओबीसी के लिए कुछ आयोग बने हुए हैं, जैसे एक काका कालेकर आयोग बना हुआ था, ये 1953 में बना। फिर 1979 में एक और आयोग बनाया गया था जिसको हम कहेंगे वीपी मंडल आयोग, सामान्य भाषा में मंडल आयोग के नाम से। कि मंडल आयोग किससे संबंधित है, वो ओबीसी से संबंधित है, बैकवर्ड जो क्लासेज होते हैं, पिछड़ा वर्गों के लिए। खैर, तो आर्टिकल हम कहाँ से पढ़ेंगे इसके बारे में, 330 से 342 तक। अब ये आपको आर्टिकल वाइज बताया जाएगा कि किस में क्या लिखा हुआ है।
देखना भाग नंबर कौन सा है 16 और आर्टिकल 330 से और 342 तक आ जाएगा, है ना। हम इससे पहले और भी चर्चा कर लेते हैं। आप इन आयोगों के बारे में समझिए, एससी आयोग, एसटी और ओबीसी। देखना शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी, है ना, शेड्यूल ट्राइब और एक बीसी बैकवर्ड क्लास, इसी का नाम ओबीसी। 3 आयोग हैं, है ना, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। फुल फॉर्म क्या हुई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ये बैकवर्ड क्लास। हिंदी में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। याद रखें, लिखनी पड़ेंगी ये चीज़ें, है ना। एससी आयोग लिख लीजिए आप इसको, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कमीशन, है ना, और ये आयोग आ जाएगा। तो इनके आयोग के बारे में, तीनों की स्ट्रक्चर संगठन एक जैसा है इनका। देखना एससी आयोग के बारे में बात करते हैं, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसमें 1900 एक संविधान संशोधन हुआ था 89, है ना, 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, है ना। इससे पहले क्या था, राष्ट्रीय एससी आयोग और एसटी आयोग दोनों एक ही थे, दोनों का एक ही नाम था। लेकिन 89वें संविधान संशोधन के बाद इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें क्या होता है, संगठन की अगर बात करते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि 5 सदस्य होता है। और जो इसका अध्यक्ष होगा, एससी आयोग का अध्यक्ष, उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो उपाध्यक्ष होता है उसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। 3 अन्य जो सदस्य होते हैं, इन तीनों को एक जैसे कैबिनेट सचिव होते हैं, सचिव का दर्जा प्राप्त होता है ना। फिर इनका कार्य आपको बताएंगे और इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखना तीनों आयोग बने हुए हैं, तो तीनों आयोग में एक तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, सदस्य 5 सदस्य होंगे, कुल 5 सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य, इसमें भी 5 सदस्य। इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, और एक उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और अन्य 3 सदस्य होंगे, अन्य 3 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। सेम कंडीशन, 1 + 1 + 3, ये भी 1 + 1 + 3, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। ये बीसी आयोग में 1 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य 3 सदस्य, है ना। ये जो अध्यक्ष होगा, दर्जा किसका होगा, कैबिनेट मंत्री का, कैबिनेट, और इसका दर्जा क्या आ जाएगा, ये राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और इसका दर्जा क्या हो जाएगा, सचिव, ये सचिव का हो जाएगा, सेक्रेटरी होता है जैसे सचिव। तीनों ऐसे ही होंगे, सेम कंडीशन। कार्यकाल कितना आ जाएगा इसका, कार्यकाल 3 वर्ष का कार्यकाल, 3 वर्ष का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का हो जाएगा, 3-3 वर्ष का कार्यकाल। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अन्य जो सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति, है ना, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदय, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ये भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, ठीक है जी। तो नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सदस्यों का कंपोजिशन कितना है, 1 + 1 + 3, है ना। कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष का। एक चीज़, जो एससी आयोग, जो अनुसूचित जनजाति होंगी या जातियाँ होंगी, इनके उत्थान के विकास के लिए कार्य करेंगे, है ना। रिकमेंड करेंगे किस जाति को शामिल करना है, किसको नहीं करना, है ना। और विकास की योजनाएं क्या होंगी, परियोजनाएं ना, कितने साधन या संसाधन जुटाने हैं उनके लिए। एससी जो समुदाय होगा उसके उत्थान के विकास के लिए कार्य। एसटी आयोग क्या होगा, एसटी के समुदाय के उत्थान के विकास के लिए कार्य, और ये पिछड़े वर्ग के लिए हो जाएगा। कार्य लगभग सेम ही है एक दूसरे के, है ना। एक चीज़ और, इसके एक विशेष कार्य होगा, इनको न्यायिक अधिकार भी मिले होंगे। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पढ़ा था कि ये केस 2 तरह के होते हैं, एक तो सिविल केस होते हैं और एक फौजदारी के केस होते हैं, है ना। जो सिविल केस होंगे, जिनको दीवानी केस कहेंगे, दीवानी केस ही होंगे जो बिना लड़ाई मार धाड़ वाले होंगे। ये अपने आप में एक सिविल न्यायालय जैसी कार्य शक्ति रखते हैं। इनके पास एक पावर है क्या, जैसे सिविल कोर्ट के पास होती है ना। दीवानी न्यायालय या सिविल न्यायालय, सिविल न्यायालय का अधिकार इनके पास भी होता है, सिविल अधिकार, है ना। जैसे सिविल कोर्ट होती है, इसमें क्या होगा, सिविल न्यायालय की हैसियत रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकते हैं जो उससे एसोसिएटेड होगा, है ना। वो नहीं कि किसी को भी जनरली भेज देंगे, यानी कि जो किसी केस से संबंधित होगा। इसमें सिविल मामलों में सुनवाई करने का अधिकार होगा तीनों ही आयोग का,
है ना। जैसे एक कोर्ट के पास होता है, किसी व्यक्ति को समन जारी करके बुला सकते हैं, किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई दस्तावेज मंगवा सकते हैं और किसी को भी वहाँ पर उपस्थित करवा सकते हैं। वही जो एक सिविल न्यायालय के अधिकार होते हैं वो तीनों के पास होंगे इनके, ठीक है ना। अब बात आती है इनके अध्यक्ष की। इनका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जैसे एससी जो आयोग के अध्यक्ष होंगे, ये नोट करते रहिए आप साथ साथ। एससी आयोग के अध्यक्ष ओबीसी के और इसके आ जाएंगे एसटी के। देखना ये आ जाएगा शंकर कठेरिया, है ना, नाम है इसका, क्या नाम? रामशंकर कठेरिया, एक नाम याद रखिए। ये क्या है? इसके अध्यक्ष, है ना। एसटी आयोग के हो जाएंगे नंद कुमार, है ना, नंद कुमार साई। एक नंद कुमार इतिहास में पढ़ेंगे हम, नंद कुमार का केस हुआ था। और ओबीसी आयोग के हो जाएंगे भगवान साहनी, डॉक्टर भगवान लाल साहनी। ये आप नोट कर लीजिए। वर्तमान में 2020 में एससी आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया, ये नंद कुमार साई, और ओबीसी के हो जाएंगे भगवान लाल साहनी, है ना। ये नोट करते रहिए आप, ठीक है। नोट कर लिया? ओके। तो ये इनके अध्यक्ष, कार्यकाल कितना हो जाएगा? 3 इयर्स का। मेंबर कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम 5। नियुक्ति कौन करेगा? और राष्ट्रपति महोदय करते हैं। बिल्कुल, बात एकदम सही। एक ये आता है ओबीसी से रिलेटेड आयोग। जैसे ओबीसी होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का जब गठन हुआ था तो इसकी सहायता के लिए एक बना काका कालेलकर आयोग बना था। काकेलकर आयोग। ये कब बनाया गया? 1953 में। इसने रिकमेंड दी थी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समुदाय हैं उनके लिए एक अलग से आयोग बनाया जाए। तो आयोग का गठन किया गया, लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। फिर एक आयोग बना था 1979 आयोग का नाम था वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक और आयोग बनाया गया जिसका नाम ही क्या हो जाएगा? मंडल आयोग। वीपी मंडल आयोग इनकी अध्यक्षता में बना था। इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन थी 1980 में दी थी और ये कहा था कि 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण दिया गया सरकारी नौकरियों में और अन्य लोक पदों में, है ना। लेकिन 1992 में इसमें कुछ वो निकाला गया, एक जो पिछड़े वर्गों में संपन्न लोग थे, जिनको कहेंगे पिछड़ों में अगड़े लोग, क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट दिया गया। क्रीमी लेयर में था कि जो संपन्न लोग होंगे आएंगे तो ओबीसी में, यानी कि पिछड़े वर्ग में, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो यानी कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ये मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण से संबंधित है। किसको आरक्षण से संबंधित? जो पिछड़े वर्ग में आते हैं, है ना। तो एक कंसेप्ट क्या दिया गया? क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर जो संपन्न लोग थे, संपन्न जो धनी लोग थे, है ना, संपन्न वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इसमें 2 ब्रांच बने फिर यहाँ थे, एक तो बीसी और एक ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेज। इसमें नॉन क्रीमी लेयर हो जाएंगे, इसमें वो लोग शामिल हैं जो क्रीमी लेयर में नहीं आते, यानी कि जो ये अंडर प्रिविलेज होंगे और गरीब जो लोग होंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में भी और जगह भी, ठीक है ना। ये आप इसको नोट कीजिए। अब फिर आर्टिकल वाइज करते हैं सारे, किस आर्टिकल में क्या है, तो मेन चीज़ें थी जो आपको बताइए, नोट कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखना जो आर्टिकल्स हैं ये करते हैं 1 बाय 1, इनमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, ये एससी आयोग का अध्यक्ष कौन है, एसटी का कौन, ओबीसी का कौन, ये आपको याद करना है। और 1-2 आर्टिकल्स होंगे उनके बारे में ज़्यादा पूछते हैं, वो आपको भी बता देंगे सब। देखना भाग नंबर 16 और आर्टिकल कहाँ से आ जाएंगे? आर्टिकल्स 330 से और 342 तक। देखना 330, 331, 36, 37, 38, 39, 40, 340। तो ये आर्टिकल्स हैं, ये हमें करने हैं। देखना 330 में क्या है? लोकसभा में एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन
एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण, के लिए आरक्षण। तो इसके बारे में सुनिए। आर्टिकल नंबर 330 में SC ST और एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण। आपको बताते कि SC और ST किसी समुदाय को कौन शामिल करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। किसकी अनुशंसा पर? राज्यपाल की, है ना। और एंग्लो इंडियन, ये समझिए जब 1952 में पहला मंत्रिमंडल बना था, उसमें जो जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने परमिशन दी थी। फर्स्ट जो एंग्लो इंडियन यहाँ पर मनोनीत हुए थे, ये थे फ्रैंक एंथनी, है ना। फ्रैंक एंथनी को पहला एंग्लो इंडियन माना गया था भारत में, और उनके एक अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी। खैर, क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे अधिक जो आरक्षण है वो किस राज्य का आरक्षण है? मध्य प्रदेश का। लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या हमारी कितनी है? 545। 545 को हम लिखेंगे 412 प्लस 87, ये 412 प्लस 84 84 प्लस 47 और प्लस 2। इसमें जो 84 है, 84 कैंडिडेट तो SC के होंगे और 74 ST के होंगे और 2 एंग्लो इंडियन होंगे। जो आरक्षण दिया जाएगा इसकी बात करते हैं। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी? 545। 545 के हम इसमें 3 पार्ट करेंगे, है ना। एक तो क्या, 412 प्लस 87, सॉरी ये बार गलत हो, 84, 47 और 2 सदस्य, टोटल कितने हो जाएंगे जोड़कर? ये 545। ये 2 कौन है और 412, इसके बारे में आप देखिए। जो 84 कैंडिडेट्स हैं, 84, ये तो SC के लिए रिजर्व हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। ये तो कौन से कैंडिडेट होंगे? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के लोग होंगे। और 47 कौन हो जाएंगे? ST के, शेड्यूल ट्राइब, है ना, जो आदिवासी होंगे, जनजाति लोग होते हैं। और 2 एंग्लो इंडियन होंगे, एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जो ब्रिटेन के पहले नागरिक हों, बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की हो। तो टोटल 545। क्वेश्चन आया है कि सबसे अधिक किस राज्य का आरक्षण होता है? मध्य प्रदेश का, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में ही होती हैं। तो ये इसके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 और 47, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनका रेशियो कितना है? 84 रेशियो 47। SC और ST के लिए 2 एंग्लो इंडियन होंगे। ये लोकसभा में आरक्षण है। ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? 330। ठीक है, समझिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहिए साथ साथ। इसके बाद में आर्टिकल नंबर आ जाएगा 331, 331। 331 में होगा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन जो आंग्ला भारतीय है ना, हिंदी में क्या कहेंगे? आंग्ला भारतीय। आंग्ला भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करना। कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य। और कौन मनोनीत करेंगे? राष्ट्रपति महोदय। अभी आपको बताया 331 में। 332 में क्या हो जाएगा? 332 में जो विधानमंडल होंगे हमारे, जैसे हमारा विधानमंडल का है लखनऊ में, उसके 2 सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में SC ST का आरक्षण होगा वहाँ पर भी। और अगले आर्टिकल में कि राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व या उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था। 332 में है विधानसभा। विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें SC और ST कैंडिडेट के लिए आरक्षण, ये हो जाएगा आरक्षण। रिजर्वेशन मिलेगा वहाँ पर, उनके लिए सीट कोई पहले ही ये रहेंगे फिक्स। 333 में हो जाएगा विधानसभा में एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, है ना, ये आंग्ला भारतीय समुदाय। क्वेश्चन आया हुआ कि राज्यों की जो विधानसभाएं होंगी उनमें एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल महोदय करते हैं। और कितने होते हैं? मैक्सिमम 1 हो सकता है ना, 1 से अनाधिक, नॉट मोर देन 1 मेंबर, है ना। 1 से अनाधिक एंग्लो इंडियन के सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकेंगे। अगर वो चाहते हैं तब कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो हर बार करेंगे उसमें, है ना। तो जैसे यूपी की अगर सीटों की संख्या देखिए 404 होती हैं, 404, है ना। इसमें से 403 का इलेक्शन होता है, 1 राज्यपाल मनोनीत करेगा। दिल्ली में जैसे संख्या कितनी? दिल्ली में 70, दिल्ली में 70 में 69 का इलेक्शन होगा, 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, राज्यपाल पर डिपेंड करता है ना। ये किस में आ जाएगा? 333 में। आगे बढ़ते हैं। 334 में क्या आ जाएगा फिर? 334 में कि जो आरक्षण दिया गया है SC ST या एंग्लो इंडियन के लिए, संसद इसे चेंज भी कर सकती है, इनमें परिवर्तन कर सकती है। क्या? 334 में SC ST या फिर एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियंस, है ना, इनके आरक्षण में परिवर्तन, आरक्षण में परिवर्तन, इनके आरक्षण में परिवर्तन कर सकती है संसद। 35 में दिया गया है फिर, 35 में है आरक्षित वर्गों के लिए लोक पदों के लिए आरक्षण।
या सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण होता है 30 में, ये 335 में आ जाएगा। आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग यानी कि जैसे एससी या फिर एसटी, एसटी के लिए सरकारी पदों के लिए, सरकारी पदों के लिए आरक्षण, ये इसमें 36 में होगा एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण सरकारी नौकरियों में, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण, या उनके लिए शिक्षा के लिए। आपने देखा होगा जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पर जो ये अदर कंट्रीज़ के होते हैं यानी कि विदेशी लोग, उनके लिए आरक्षण होता है। आईआईटी में, आईआईएम में बहुत आरक्षण होता है इनके लिए। सीटें अगर उनकी खाली बचती फिर वो इंडियंस को दे देते हैं। ओके एक इसमें संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें कहा गया था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो नहीं कि सरकारी पदों पर भी एंग्लो इंडियन नहीं हो सकते हैं कुछ, जितनी सरकार आरक्षण की व्यवस्था करे। एक 25 जनवरी सन 2019 में यह था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया कि आज के बाद इनको यहाँ पर मनोनीत नहीं किया जाएगा। जैसे 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन के, 2 सदस्य राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। 2019 के बाद में ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण एज इट है अगर वो करना चाहें, और कितनी इनकी संख्या जितनी सरकार फिक्स करे, वो नहीं किसी भी देश का नागरिक यहाँ पर अप्लाई कर देगा, एंग्लो इंडियन होना चाहिए सिर्फ। एक इसमें विवाद ये चल रहा था कि कोई एमपी हैं, वो है तो एंग्लो इंडियन लेकिन वो चुनाव लड़े हैं, उस पर नहीं मनोनीत किए गए थे आरक्षित वर्ग की वजह से। खैर उन्होंने कहा है कि सरकार ने तो ये दावा किया एंग्लो इंडियन वर्तमान में 2020 में भारत में ये लगभग 300 के करीब है, 300 कुछ है, लेकिन वो कहते हैं एमपी कि यहाँ पर इनकी संख्या 3.5 लाख के अबाउट है, 3.5 लाख की जनसंख्या, इसलिए ये आरक्षण ये समाप्त न किया जाना चाहिए, 2 मनोनीत यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें ये ऑप्शन ही नहीं था कि यहाँ पर एंग्लो इंडियन इंडिया में कितने हैं, यहाँ पर उनमें कंट्रास्ट हो गया, विवाद है इस बात को लेकर कि ये समाप्त किया जाए या नहीं किया जाए। खैर 37 में आ जाएगा फिर कि एंग्लो इंडियंस के लिए अनुदान, सरकार उनके लिए अनुदान भी दे सकती है कुछ। 338 में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ना, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, और इसी में है ये एसटी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग का गठन दिया गया है कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। अभी आपको बताया था सदस्य कितने होते हैं उसमें है ना, 1+1+3 5 सदस्य हो जाएंगे, कार्यकाल उनका 3 वर्ष का होगा। खैर ये 338 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आयोग किस में गठित है, 338 ए भी बनाया गया है, फिर इसका क्या बनाया गया है, उसमें आयोग को अलग अलग किया गया था। 339 में आ जाएगा ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला जाएगा जो सुदूरवर्ती क्षेत्र होते हैं, रिमोटेड एरियाज। फिर 340 में आ जाएगा ये पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन आपको पता है, उसके लिए 2 आयोग और बने थे पहले, काका कालेकर आयोग बना और एक बनाया गया था वीपी मंडल आयोग। तो वीपी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हैं। वर्तमान में आरक्षण कितने की उन्होंने व्यवस्था की थी, 27% की, कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, उसमें फिर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अलग निकाला गया था है ना। तो 2 इससे संबंधित और भी आयोग हैं, इसमें सदस्य कितने होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल कितना होगा है ना, अभी आपको बताया था कुछ देर पहले। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल आ जाएगा 341 है ना, 341 में क्या 341 और 342 इसमें है एससी, जो ये शेड्यूल कास्ट होंगी उसमें किन किन समुदाय को शामिल किया जाए, एससी समुदाय और यहाँ पर एसटी समुदाय, शेड्यूल कास्ट है ना। एससी में कौन कौन शामिल किए जाएंगे, जो भी सुदूरवर्ती क्षेत्र होंगे, ऐसा समुदाय जिसकी अपनी विशेष भाषा होती है, विशेष संस्कृति होती है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। राज्यपाल महोदय किसको रिकमेंड करते हैं, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति किसे, फिर संसद को, यानी कि वहाँ के जो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल ये किसे रिकमेंड करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेंगे, संसद में प्रस्तुत करेंगे,
संसद। अब वो समुदाय SC या ST में शामिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है सबसे अधिक SC और ST कहाँ पर पाए जाते हैं? ST अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश का आरक्षण लोकसभा में सबसे अधिक है। अगर क्वेश्चन ये आता है ना किसी समुदाय विशेष को ये जनजाति आयोग में जनजाति के रूप में कौन शामिल करेगा, उसके लिए एक बेस्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है ना। तो ये भाग नंबर 16 से संबंधित कुछ आर्टिकल्स थे। इससे आए हुए जो भी क्वेश्चन है विभिन्न परीक्षाओं में, है ना, इसके बाद की वीडियो में वो शामिल कर देंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।